डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लास्ट क्लास में फैराडेज लॉ तक डिस्कस किया है। फैराडे का दो लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। एंड यू नो कि सेकंड लॉ में हम ये देखते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये है मॉड एप्सिलॉन इज इक्वल टू डी अपॉन dt, है ना। तो ये हो गया जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा होगा ये फैराडेज लॉ से नहीं पता चला। तो और एक लॉ हमको देखना होगा जो है लेंज लॉ। और लेंज लॉ से ये पता हो गया कि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो रहा है एंड इसके वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं लेंजेस लॉ। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जो नया नया वीडियो आएगा वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लेंजेस लॉ डिस्कस करते हैं आज। सो लेंजेस लॉ का जो डेफिनेशन है, मतलब जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट, मतलब ये डायरेक्शन का बात कर रहा है। देखिए द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट, मतलब जिसके वजह से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है उस कॉज को ही ये अपोज करेगा, है ना। तो द इफेक्ट विल एक्चुअली जिसके वजह से ये ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो रहा है ना, किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने के वजह से तो ये ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो उसको अपोज करेगा। तो इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। किसको अपोज करेगा, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको प्रोड्यूस करने वाला कौन है, जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। मतलब इसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे करेगा। तो हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, ये है एक एग्जाम्पल और ये है दूसरा एग्जाम्पल। देखते हैं ये कैसे अपोज करेगा। ठीक है, और एक कोई कलर ले लेते हैं। तो देखिए, तो ये है हमारा NS जो बार मैग्नेट है, और ये हो गया एक कॉयल। देखिए कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर है जो करंट का डायरेक्शन देगा हमको, या फिर करंट जा रहा है इसको, ये गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है, इससे हम ये एक्चुअली हम जानेंगे कि ये जो लूप है ये लूप में करंट जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर है सिर्फ, और कोई बैटरी नहीं है। तो अगर हम ये मैग्नेट को मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन दिया हुआ है दिस इज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, वो ऐसा होगा कि इस मूवमेंट को अपोज करे, है ना। तो इस मूवमेंट को अपोज करने के लिए ये नॉर्थ पोल जो आ रहा है इधर, ये नॉर्थ पोल को अपोज करना पड़ेगा। सो नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए इधर जो पोल बनेगा, मतलब ये जो डाइपोल हो रहा है, जो करंट कनेक्ट लूप में फॉर्म में जो डाइपोल हो रहा है, ये डाइपोल का इस साइड नॉर्थ पोल होना चाहिए। और ये नॉर्थ पोल होने के लिए करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसलिए करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट से ये नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा। और ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल को रिपल्शन करेगा। तो इससे क्या होगा, इसका जो मूवमेंट है वो अपोज होगा। तो यही तो डायरेक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, कि जिसके वजह से ये करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उस कॉज को ये अपोज करेगा। तो कॉज क्या है, ये मैग्नेट का मूवमेंट इधर। तो इधर मूवमेंट जो हो रहा है इसको अपोज करना है, तो एक अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। वो किससे आएगा, ये नॉर्थ पोल जो रिपल्सन होगा इससे आएगा।
तो यहाँ नॉर्थ पोल होना चाहिए, और नॉर्थ पोल होने के लिए यहाँ जो करंट का डायरेक्शन होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए, इसलिए यह नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट हो रहा है। ये हो गया करंट का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अगर मान लीजिए ये मैग्नेट को हम इधर मूव कराएंगे तो क्या होगा, देखिए इस टाइम क्या होगा, अगर हम इधर मूव कराएंगे तो इस टाइम क्या होगा, यहां जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा वो क्लॉकवाइज करंट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां साउथ पोल चाहिए, तो मैग्नेट का जो मूवमेंट हो रहा है वो तो इधर हो रहा है, मूवमेंट जो हो रहा है वो इधर हो रहा है, तो इस मूवमेंट को रोकना है, मतलब इसको अट्रैक्ट करना है। तो अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ एक साउथ पोल चाहिए, देखिए, और साउथ पोल अगर है तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा, इसलिए ये करंट का जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज हो रहा है। तो यही तो है लेंजेस लॉ का जो स्टेटमेंट कि ये कॉज को इफेक्ट, ये जो कॉज है उसको अपोज करेगा, इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट, है ना। तो यही लेंजेस लॉ से हमको ये पता चल जाता है कि ये करंट का डायरेक्शन कैसा होगा। देखिए यहाँ जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो इससे उल्टा है, क्योंकि ये करंट का डायरेक्शन बदल गया। क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट है मैग्नेट का ये भी बदल गया, है ना। तो यहाँ देखिए जब इधर मूवमेंट हो रहा है तब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पास हो रहा है ये ज़्यादा है, और यहाँ क्या हो रहा है, जब इधर जा रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स यहाँ कम हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फ्लक्स है वो घट रहा है ना। और देखिए इसलिए हम यहाँ लिख दिया कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी, दिस माइनस साइन इज डिनोटिंग द डायरेक्शन, इट सिग्निफाइज दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई डी टी है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा है, ये इसीलिए हम एक नेगेटिव साइन लगा दिया। लेकिन इसका जो मैग्नेट्यूड था देखिए अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ये था ओनली डी फाई डी टी, बट व्हेन वी टेक इट्स डायरेक्शन then it will be minus d phi dt. So this is the final expression, है ना, that is the final expression of induced EMF with Lenz law. So Faraday's law plus Lenz law will give you the complete जो mathematical equation है इस induced EMF का वो देगा, ठीक है। तो ये है Lenz law, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है वो तीनों लॉ से एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये एक्सप्लेन करता है। दो फैराडेज लॉ है और एक है लेंज लॉ, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इस लॉ के ऊपर, देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये वेरी कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू दिस कॉइल एट t इक्वल टू 2 सेकंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओम, है ना। तो पहले हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल लेते हैं क्योंकि ये 5 है, सो हम मॉड ई निकल लेते हैं। 5 क्या है, 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5, है ना। तो डी फाई डी टी कितना होगा, देखिए डी फाई डी टी जो होगा वो 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2 हो गया, और डी फाई डी टी जो है एट द टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड वी नीड, सो इट विल बी 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2, सो ये हो गया 15 इंटू 4 मतलब 60 हो गया, प्लस 16 प्लस 2, सो 60 प्लस 18 मतलब ये होगा 78 वोल्ट, है ना। तो ये है मॉड एप्सिलॉन, मतलब ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो करंट कैसे पता चलेगा, ये वोल्टेज का इक्विवेलेंट है, तो करंट होगा I इज इक्वल टू मॉड ऑफ एप्सिलॉन अपॉन R रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस है 5 ओम, मतलब ये हो जाएगा 78/5 एम्पियर। ये कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो ऐसे आपको निकालना है, अगर फाई ऐसे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो आपको डी फाई डी टी करके ये ई निकाल लेना है, मतलब एप्सिलॉन निकाल लेना है, फिर ये हो गया अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आई इक्वल टू मॉड ई और मॉड एप्सिलॉन अपॉन आर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 10 ओहम रेजिस्टेंस, मतलब ये आर 10 ओहम दिया गया है, कॉइल हैज 1000 टर्न्स, है ना। सो ये है 1000 टर्न्स दैट इज एन एट अ टाइम
एंड एट ए टाइम 5.5 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर ऑफ फ्लक्स पासेस थ्रू इट। मतलब जो फ्लक्स है वो 5 अगर है तो ये हो गया 5.5 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर। इफ द फ्लक्स फॉल्स टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर, मतलब जो φ2 हो गया वो हो गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर। फ्लक्स को चेंज हुआ, कितने टाइम में चेंज हुआ? 0.1 सेकंड में। मतलब ये जो dt हो गया ये हो गया 0.1 सेकंड। यू कैन राइट फाइंड द ईएमएफ जनरेट इन वोल्ट्स एंड द चार्ज फ्लो थ्रू द कॉइल इन कूलम्स, है ना। तो चार्ज भी निकालना है और जो ईएमएफ, तो ईएमएफ तो है यू नो कि जो मॉड एप्सिलॉन होता है वो d∅/dt होता है ना। तो dt तो हमको पता ही है, ये है dt 0.1 सेकंड। सो d∅ कितना होगा? देखिए φ1 - φ2 होगा ना। सो ये φ1 - φ2 दैट इज बेसिकली d∅। सो 5.5 - 0.5 मतलब ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर। सो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4 अपन 0.1। तो ये 1/10, 10 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 5 मिली वोल्ट। और यू कैन राइट 5 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, है ना। तो ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ और यू कैन राइट ईएमएफ जनरेट इन वोल्ट्स। एंड द चार्ज कितना होगा? चार्ज फ्लोइंग, फ्लो ऑफ चार्ज देखिए कितना होगा। मान लीजिए कि ये जो ई है ये तो d∅/dt हो गया, तो E इक्वल टू क्या होगा? I/R। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिए कि ये जो है अलग कलर ले लेता हूँ तो अच्छा आएगा समझ में, ठीक है। तो ये देखिए मॉड एप्सिलॉन नॉट लाइन से मैं लिख रहा हूँ, ये क्या होता है I/R, है ना। एंड दैट इज इक्वल टू d∅/dt। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना ये 1000 टर्न्स है ना। तो इसलिए क्या होगा देखिए, ये जो मतलब I/R है तो I को हम लिख सकते हैं 1/R और I है dq/dt। देखिए dq/dt एंड दैट इज इक्वल टू d∅/dt हो गया ना। तो dt कैंसिल आउट हो जाएगा तो dq कितना होगा? देखिए dq हो गया r इंटू d∅, है ना। सॉरी ये I/R नहीं होगा, ये I इंटू R होगा, सॉरी ये R होगा, E इक्वल टू IR, है ना। तो इधर R हो गया तो dq कितना हो गया? देखो d∅/R, है ना। एंड फॉर n टर्न्स it will be n d∅/r, so it will be n into d∅/r। सो टोटल चार्ज कितना होगा? देखिए q जो होगा इंटीग्रेशन n/r अपन इंटीग्रेशन d∅ होगा। सो ये होगा φ1 to φ2, है ना, φ1 to φ2। सो ये हो जाएगा n इंटू, मतलब ये φ2 φ1 और φ1 to φ2 बोल सकते हैं, ये चेंज होगा एक्चुअली। φ2 - φ1 भी लिख सकते हैं हम और φ1 - φ2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया n/r इंटू दिस। सो n कितना है यहाँ 1000, है ना। और φ2 - φ1 है आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस जो है वो है 10 ओम, ठीक है। तो ये कट जाएगा और ये हो गया 0.5 कूलम। देखिए 10 - 4 है तो ये हो गया 10 - 2 मतलब 0.05 कूलम होगा, ये चार्ज होगा। द चार्ज फ्लो थ्रू दिस कॉइल ये होगा, है ना। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये हो गया, ये भी n मल्टीप्लाई होगा ना, इससे भी n मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये n d∅dt होगा तब, है ना, सॉरी। तो ये n होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो n अगर है तो n का वैल्यू 10 टू द पावर 3 है, तो मतलब ये कट जाएगा तो 5 वोल्ट हो जाएगा। तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा 5 वोल्ट, है ना। और ये फ्लोइंग चार्ज फ्लो जो होगा ये हो गया, देखिए ये φ1 - φ2 भी लिख सकते हो, φ2 - φ1 भी लिख सकते हो, ये बेसिकली है चेंज इन फ्लक्स, है ना। तो ये हो गया प्रॉब्लम, हम ऐसे भी कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट देखिए लेंजेस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। सो ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि लेंजेस लॉ जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन से मतलब एनर्जी कंजर्वेशन वायोलेट कर रहा है, क्योंकि देखिए लेंजेस लॉ में क्या हो रहा है, यहाँ जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये करंट का सोर्स क्या है? तो ये कोई सोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिकल सोर्स तो कोई नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये कहाँ से आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन आपको मन में आ सकता है और समटाइम ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एक्सप्लेन दैट लेंजेस लॉ इज नॉट वायोलेटिंग द एनर्जी कंजर्वेशन और लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द एनर्जी कंजर्वेशन, है ना।
तो देखिए हम कैसे ये प्रूव कर सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है, ये एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी से आ रहा है। क्योंकि देखिए अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ क्या हो रहा है, अगर ये जो बार मैग्नेट है अगर ये इधर मूव कर रहा है तो क्या होगा, इसको मूवमेंट को रुकने के लिए इधर एक फोर्स लगेगा। क्योंकि देखिए यहाँ जो साउथ पोल क्रिएट हो रहा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, मैं तो पहले ही बता दिया कि ये एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस्ड होगा अगर मैग्नेट को हम इधर मूव करें तो क्या होगा, यहाँ जो साउथ पोल क्रिएट हो रहा है इसके वजह से क्या होगा, ये नॉर्थ पोल को खींचेगा इधर। मतलब अगर हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहे तो हमको क्या करना होगा, ये जो बार मैग्नेट है इसको, इसका जो मूवमेंट है ये जारी रखना है। तो अगर मूवमेंट जारी रहे तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली फ्लक्स चेंज होगा। अगर कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है ये, तो ये जो अपोजिंग फोर्स है इसके अपोजिट में ये मूव कर रहा है। तो इधर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को खींचेगा। मतलब इधर एक अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन के अपोज में हम अगर इसको मूव करवाए तो क्या होगा, जो वर्क डन होगा ये वर्क डन होगा अगेंस्ट फोर्स। तो अगर हम अगेंस्ट फोर्स में कुछ वर्क डन कर रहा है, इसका मतलब हम इधर मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है बाहर से। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो यह एनर्जी कंजर्वेशन वायोलेट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो मैकेनिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही मुद्दा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लेंजेस लॉ है ये एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग है, एनर्जी कंजर्वेशन को ये वायोलेट नहीं कर रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इंडक्टेंस। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये दोनों टॉपिक्स ही है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो देखिए सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा, मान लीजिए ये कोई सर्किट है और इस सर्किट में एक बैटरी है, ठीक है, और एक स्विच है और ये इंडक्टर है। तो क्या होगा, अगर हम इस स्विच को क्लोज कर दो तो क्या होगा, स्विच क्लोज होने के बाद ये करंट जो है बैटरी से ये करंट आएगा ना, बैटरी ये करंट प्रोड्यूस करेगा, तो ये करंट इधर जाएगा। तो देखिए ये स्विच जब हम क्लोज करें तो ये जो करंट है ये करंट वेरी करेगा, क्योंकि ये इंस्टेंट तो मैक्सिमम में नहीं पहुंच जाएगा, तो ये 0 to I होगा मान लीजिए। तो ये करंट जब वेरी कर रहा है तो इसके आसपास करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी वेरी कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाई वो चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से यहाँ एक करंट प्रोड्यूस होगा, जिस करंट का डायरेक्शन होगा ऑब्वियसली जो बैटरी का करंट है उसका अपोजिट में होगा। क्योंकि हम तो लेंज लॉ में पहले ही बता दिया कि ये जो इफेक्ट होगा ये ऐसा होगा कि ये कॉज को अपोज करेगा। तो ये इफेक्ट क्या है, इंड्यूस्ड करंट, और कॉज क्या है, ये बैटरी करंट। सो ये इंड्यूस्ड करंट बैटरी करंट का अपोज करे। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि ये खुद ही इंडक्ट कर रहा है इसको, है ना। बैटरी है वो भी ये इंडक्टर से ही जुड़ा हुआ है और जो बैटरी करंट है ये इधर से आ रहा है ना। तो ये इंडक्टर जो है एक खुद अपने आप को इंड्यूस्ड कर रहा है करंट प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए हम इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। और सिमिलर थिंग विल बी हैपन इफ यू ओपन द स्विच, देन क्या होगा, देन ये तो तब ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वेरिएशन जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो घटेगा। तो अगर ये घटेगा तो जो बैटरी करंट है इसी डायरेक्शन में ये इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड होगा, क्योंकि जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इसको इंक्रीज करना है ना, इसलिए उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड होगा। क्योंकि इंड्यूस्ड करंट का और इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोड्यूस होने का वजह यही है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जिस डायरेक्शन में चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, अगर वो इंक्रीज होगा तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो यही हो गया सेल्फ इंडक्शन। और देखिए सेल्फ इंडक्शन में ये जो फाई, मतलब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल, ये हमेशा क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू ये जो करंट होगा ना, ये करंट का अकॉर्डिंग मतलब प्रोपोर्शनल होगा। ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होगा, ये जो करंट है इंड्यूस्ड करंट है इसका प्रोपोर्शनल होगा। तो हम अगर यहाँ एक मतलब कांस्टेंट दे दो तो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा एल इंटू आई, और ये एल को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। ये जो फेनोमेना है इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, और ये एल जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और हम ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी कह सकते हैं। सेल्फ इंडक्शन
इंडक्टेंस कह सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, और हम कह सकते हैं कि यह है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सो यहाँ से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा। देखिए ये डी फाई डी टी होगा, तो मॉड एप्सिलॉन जो होता है वो होता है डी फाई अपॉन डी टी। सो ये होगा डी डी टी ऑफ एल आई, है ना, मतलब एल इंटू डी आई बाई डी टी होगा। एल तो कॉन्स्टेंट है, सो ओनली डेरिवेटिव विल बी डी आई डी टी। सो मॉड ई इक्वल टू दिस, सो एल विल बी व्हाट, तो यहाँ से हम एल को भी डिफाइन कर सकता है, ये हो गया मॉड ई अपॉन डी आई बाई डी टी, हो गया। मतलब डी आई बाई डी टी अगर 1 होगा तो एल इक्वल टू मॉड ई होगा, मतलब करंट का जो चेंज होगा यहाँ पर यूनिट टाइम में अगर वो 1 करना है तो एल इक्वल टू मॉड ई होगा। तो इसको 1 करने के लिए जितना ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा वही है सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। तो ये यहाँ से हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं एल को, एल का। अगर एल का हमको डायमेंशन चाहिए और इसका यूनिट चाहिए तो यूनिट यहाँ से भी हम लिख सकते हैं। देखिए एल क्या है एक्चुअली, फाई अपॉन ए, है ना। तो फाई का यूनिट तो हमको पता ही है, ओ बार, और ये है एम्पियर, सो ओ बार एम्पियर इनवर्स, और इसको हम हेनरी कहते हैं, हेनरी एच, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का जो फेनोमेना है, ठीक है। अगर ये एन टर्न होगा मतलब देन इसको ये होगा एन फाई, देन ये एन फाई विल बी एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इन दैट केस एन फाई विल बी एल आई, सो तब फाई हो जाएगा एल आई अपॉन एन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फाई हो जाएगा तब एल आई अपॉन एन, है ना। मतलब अगर एन टर्न्स है इसका तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस विल बी एन फाई, ठीक है। सो हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखिए व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इन व्हिच मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 40 मिलीवेबर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट, है ना। तो 2 एम्पियर करंट मतलब आई दिया है यहाँ पर 2 एम्पियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। और ये दिया है 40 मिली वेबर, मतलब फाई है 40 मिली वेबर, मतलब 40 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर हो गया। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, एल आई। तो एल कितना होगा, एल ही तो निकालना है ना, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल हो गया फाई अपॉन आई, है ना। तो फाई कितना है देखिए 40 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 2, तो 20, तो इतना हेनरी हो जाए, और मिली हेनरी हो गया, 10 टू -3 है तो इसको हम कहते हैं 20 मिली हेनरी हो गया आंसर, है ना। तो ऐसे हम इस सिंपल क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिमिलरली यदि हम द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकंड, मतलब डी आई बाई डी टी दिया है, तो डी आई बाई डी टी है 4 एम्पियर पर सेकंड। क्या करना है, ईएमएफ भी दिया है 20 मिली वोल्ट, मतलब जो मॉड ई है तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट हो गया ये इन अ सोलेनॉइड। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। सो हम देखा है पहले सॉरी कि मॉड ई का जो एक्सप्रेशन है देखा है ना, ये एल इंटू डी आई डी टी होगा। सो मॉड ई हो जाएगा, मॉड ई हो जाएगा एल इंटू डी आई डी टी। तो देखिए एल कितना होगा, एल होगा मॉड ई अपॉन डी आई डी टी, है ना। तो मॉड ई है 20 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, एंड डी आई बाई डी टी है 4, मतलब ये 4 इंटू 5, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 हेनरी, दैट मीन्स 5 मिली हेनरी। तो आंसर हो गया 5। ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बेसिकली इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ क्या होगा देखिए, यह 2 कॉयल होगा। सेल्फ इंडक्शन में क्या था, एक ही कॉयल था, या 2 कॉयल होगा। एक को हम कहते हैं प्राइमरी कॉयल, जिसमें हम बैटरी स्विच वगैरह ये लगाता है और रियोस्टेट वगैरह, तो इसको कहते हैं प्राइमरी कॉयल, प्राइमरी कॉयल। सो करंट जो जाएगा बैटरी से ये प्राइमरी कॉयल में ही जाएगा, है ना। तो इंडक्शन कहाँ होगा, ये सेकेंडरी कॉयल में होगा। तो सेकेंडरी कॉयल में करंट प्रोड्यूस होगा। जब हम ये स्विच को क्लोज्ड करेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, मतलब सेकेंडरी कॉयल में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो यही है म्यूचुअल इंडक्शन एक्चुअली। तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा, लेकिन फेनोमेना जो है ये खुद इसके ऊपर नहीं प्रोड्यूस्ड करेगा करंट, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इधर होगा। तो फ्लक्स जो चेंज होगा, मतलब जो फ्लक्स जो चेंज होगा करस्पॉन्डिंग टू एस, और फ्लक्स एसोसिएटेड टू द
सेकेंडरी कॉइल, एक अगर ये फाई है तो ये प्रोपोर्शनल हो गया ये प्राइमरी कॉइल का जो करंट है इसके बराबर। तो यहाँ हम कांस्टेंट को एल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एम, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं इसको कहते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। तो ये एल की जगह एम हो गया है। तो एम हो गया 5/I, सेम फॉर्मूला होगा और इसका यूनिट भी हेनरी है। सिमिलरली अगर हम मॉड ई निकाले तो ये हो गया d∅dt, तो ये होगा m इंटू डी, सेम ही है, सिर्फ l के जगह m हो गया है ना, फॉर्मूला तो सेम ही और फेनोमेना थोड़ा अलग है, ठीक है। ये करंट जाएगा, मतलब बैटरी से करंट जाएगा प्राइमरी कॉइल में और इंडक्शन जो होगा ये सेकेंडरी कॉइल में होगा, यही बात है। तो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा इसके लिए वो प्रोपोर्शनल होगा ये प्राइमरी कॉइल का जो करंट है इसके ऊपर। एक प्रॉब्लम यहाँ भी कर लेते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स इफ करंट चेंज ऑफ 6 एम्पियर इन 1 सेकेंड। अच्छा, इन वन कॉइल इफ करंट चेंज ऑफ 6 एम्पियर, मतलब 6 एम्पियर करंट है, if current change of 6 ampere in one coil causes the flux in the second coil of 200 turns to change 12 into 10 to the power minus 4 वेबर पर टर्न, है ना। तो पर टर्न में यहाँ 12 into 10 to the power minus 4 वेबर दिया है चेंज ऑफ फ्लक्स। तो देखिए ये जो फ्लक्स होगा 2000 टर्न में कितना होगा, 2000 इंटू हो जाएगा 12 into 10 to the power minus 4 वेबर, है ना। ये हो गया फ्लक्स, मतलब ये 5 हो गया, दैट मीन्स 2400 इंटू 10 to the power minus 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा 24, है ना, 24 हो जाएगा, 10 to minus 4 था, है ना। तो मतलब ये 2.4 वेबर हो जाएगा ना, ये हो ना। आपको क्या नहीं करना है, करंट दिया है जो आई है ये है 6 एम्पियर, तो आपको एम निकालना है ना, म्यूचुअल इंडक्शन, तो 5 नथिंग बट एम, ऐसे भी कह सकते हैं। तो एम हो गया 5/I, तो 2.4/6 वेबर, तो ये हो जाएगा 0.4 वेबर। ये हो गया वेबर पर एम्पियर इनवर्स, मतलब ये हेनरी, तो ये हो गया 0.4 हेनरी, ठीक है। तो अब ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। और एक प्रॉब्लम करते हैं कि ईएमएफ ऑफ 0.5 वोल्ट, मतलब मॉड ई जो है वो है 0.5 वोल्ट। देखिए, इज डेवलप्ड इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंज फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर, मतलब डी जो है वो 3 एम्पियर, मतलब 5 - 2 वो हो गया 3 एम्पियर, और डी जो है वो 300 मिली सेकेंड, मतलब ये हो गया 300 इंटू 10 to the power minus 3 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 0.3 सेकेंड, है ना। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो सेम फॉर्मूला है, मॉड एप्सिलॉन जो होता है वो है एम इंटू डी। तो देखिए एम कितना होगा, मॉड एप्सिलॉन अपन डी। सो मॉड एप्सिलॉन कितना है, देखिए 0.5, है ना, अपन डी। सो डी है 3 और डी ये नीचे होगा, मतलब ये ऊपर जाएगा 0.3, तो ये हो जाएगा 0.1 एंड दैट विल बी 0.05 हेनरी। तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू।